जहाँ तक आप कर रहे हैं रश की, तो एक क्लाइंट अगर यहाँ से सेटिस्फाई होके जाता है ना, तो अपने साथ 10 लोगों को रेफर ज़रूर करता है। ठीक है, तो अगर एक बंदे को यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे। तो हम लोग इस चीज़ पे नहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमारा होता है कि एक क्लाइंट को एक क्वालिटी का काम करके दिया जाए कि हमारी तरफ से उसमें कोई कमी नहीं रहे। बाकी वीज़ा अप्रूव होना, रिजेक्ट होना, वो बात की बात चली जाती है। आप जो कंसल्टेंसी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो आम शहरी हैं उनको क्या फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है? देखिए, आम शहरी हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, मैंने आपको बताया है कि एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो हर पर्सन के लिए सेम है। जॉब पर्सन है तो वो अपने जॉब के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेगा, उसमें उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह आ जाएंगी, अपना एनओसी वगैरह बनवा ले। बेशक वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, सिर्फ एक टू होम इट में कंसर्न के नाम से एक लेटर निकलता है जिसमें उसका बोनाफाइड शो किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक इसने जॉब कंटिन्यू की है, तो हम इसको लीव पे भेज रहे हैं। इस तरह के अगर जॉब पर्सन है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे, अपने एनटीएन दे, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे, ये सारी चीजें कंप्लीट करे। सही। तो एक ये टेक्निकल पॉइंट है कि एक शख्स जो कि अपना वीजा अप्लाई करना चाहता है, उसके पास वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए कौन कौन सी ऐसी बेसिक जो चीजें हैं वो कंप्लीट होना जरूरी है? बेसिक डॉक्यूमेंट्स बहुत होना कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब मैं सबसे पहले से कि कनाडा की बात ही कर लेती हूँ। कनाडा के पिछले समझ लें कि 6-7 महीनों से काफ़ी रेशो ख़राब चल रही थी, इसका रिजेक्शन रेशो काफ़ी हाई था। उसमें मोस्टली जो उसका रिफ्यूज़ल की वजह लगती है वो लगता है कि उसका 179B एलिगेशन ही लगता है, जिसमें एम्बेसडर ये कह रहा होता है कि मैं आपके इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप वापस आएंगे। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें अपनी फैमिली टाइज पीछे शो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। सही। फैमिली टाइज में जो मैरिड लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो नादरा में जाएं, अपना निकाह नामा रजिस्टर्ड करवाएं, एफआरसी बनवा लें, अकेले अप्लाई करें, पिछले उनकी फैमिली शो हो जाती है। अगर लोग अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं हम छुट्टियां गुजार रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में, कहीं पे भी, तो पीछे उनको अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह शो करवाना जरूरी है। अब प्रॉपर्टी से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके पास समझ लें कि कोई 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे भी ली हुई है ना, आप वो भी साथ शो करवाएं। ये चीज़ें सिर्फ ये होती है कि हमने अपना पीछे आने का एक मकसद शो करवाना होता है कि अपना रिटर्न टू होम कंट्री में ये चीज़ें। अगर जॉब पर्सन है वो एनओसी ले लेगा, बेशक उसकी हल्की जॉब भी है, लेकिन ये चीज़ें पीछे शो करवा रही हैं कि एक कंपनी में जॉब कर रहा है तो कंपनी के पास इसने वापस आना ही आना है, हमारे मुल्क में ये जॉब ढूंढने नहीं बैठ जाएगा। मैम, कितने पैसे चार्ज करती हैं कंसल्टेंसी के? क्या आप भी दूसरे लोगों की तरह लाखों रुपए चार्ज करते हैं? देखिए सर, लाखों रुपए चार्ज करने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत मिनिमम सा चार्ज करते हैं। अच्छा। अपने काम के अकॉर्डिंग सिंगल पर्सन से हम सिर्फ 1 लाख कंसल्टेंसी चार्ज कर रहे हैं। फैमिली में 2 लोग हों या 7 लोग हों, हम सिर्फ 2 लाख कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। बेशक 10 हो। इसमें पोर्टल जो बनता होता है ना वो 7 लोगों का बनता है। जी, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 जी, 7 मेंबर्स के लिए भी हम सिर्फ 2 लाख चार्ज कर रहे हैं। रिजेक्शन रेशो क्या है एफके कंसल्टेंसी कंपनी? इसमें हमारा अभी तक जो अप्रूवल रेशो चल रहा है वो कह सकते हैं कि 75+ चल रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ कि हमारी 100% रेशो चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एम्बेसी के पास ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आते हैं। आपके पास एक शख्स आ जाता है और वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए या प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए जो है वो आपको कंसल्टेंसी फीस भी दे देता है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कर देता है, और फिर उसके बाद वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है, जब वो दोबारा अप्लाई करेगा फिर भी आप पैसे चार्ज करेंगे? हमारी कोशिश पहली दफ़ा में ही पूरी होती है कि हम उसको अप्रूवल की तरफ ही लेके चलें। मैंने आपको बताया कि इसमें एक पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम उसमें इन्विटेशंस दे रहे होते हैं, उसको बुकिंग्स दे रहे होते हैं, और उसके अलावा उसकी फ़ाइल को, उसका कवर लेटर इस तरीके से उसका डिज़ाइन करते हैं कि उसमें उसकी अर्निंग्स, उसकी सेविंग्स, उसका पर्पस, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके इन्वेस्टर को देते हैं। इसके बावजूद भी अगर रिजेक्शन आ जाता है, जो एम्बेसी ने एलिगेशन लगाया होता है उसको क्लियर करके हम दोबारा से रीसबमिट करते हैं। रीसबमिशन का हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लाइंट कह रहे होते हैं कि मेरा अगर आज रिफ्यूजल आया तो मेरा कल ही रीसबमिट कर दें, तो ऐसा नहीं होता, उसमें एक थोड़ा सा टाइम होता है। उस टाइम के बाद हम आपकी एप्लीकेशन को दोबारा रीसबमिट करते हैं। मैम, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से काफी चीजें गर्दिश करती हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बैंक स्टेटमेंट बनवा देंगे, आपको परेशान नहीं होना, लेकिन हम चार्ज करेंगे। तो क्या बैंक स्टेटमेंट कोई भी बनवा सकता है किसी भी तरह से? बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जैसे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आपकी 3 महीने की स्टेटमेंट है, 3 महीने के लिए हैं, 2 महीने की है, 2 महीने के लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको प्रॉपर 6 मंथ की ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, 6 मंथ की ही आपने स्टेटमेंट लगानी है। और कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए? सिंगल पर्सन के लिए मिनिमम 1 मिलियन होना चाहिए, 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर जितना ज्यादा आप करते हैं उतना ये ही आपके लिए प्लस पॉइंट में आता है। यानी कि 1 मिलियन होना 1 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर जितना करेंगे उतना आप अपने होम कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग शो करवाएंगे कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पीछे बैठा हुआ हूँ, जिससे इन्वेस्टर को भी क्लियर होती हैं चीजें। पाकिस्तानियों के लिए किस किस कंट्री का